Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic which is very important for your 11th and 12th exams as well for boards and your CUET exam and also your medical entrance test. So today we are going to discuss the topic which is called cell. तो जब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये सेल क्या है। तो हम किसी भी जब हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं तो हम देखते हैं कि कितने डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं और हमारे सामने नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं। लाइक यहाँ पे हम भी हैं जो कि अपना काम कर सकते हैं, चीज़ें समझ सकते हैं, प्लांट्स हैं जो कि ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये पेन हो गया या ये बोर्ड हो गया ये या माउंटेन्स हो गया, ये सारी चीज़ें मूव नहीं कर सकती हैं। तो ऐसा क्या है जो एक इस सराउंडिंग्स में एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग बना रहा है और एक नॉन लिविंग को नॉन लिविंग। सो जिसकी वजह से ये डिफ्रेंशिएशन क्रिएट हुआ है वो है सेल। जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल प्रेजेंट होगा इसका मतलब वो लिविंग है, और जिन भी ऑर्गेनिजम्स में सेल एब्सेंट होगा, सेल नहीं होगा, इसका मतलब वो नॉन लिविंग है। क्यों? तो फिर एक लाइफ को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो सबसे छोटी चीज़ थी वो क्या थी? हमारी सेल थी। इसीलिए सेल इज कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज कॉल्ड अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि एक सेल ज़रूरी होता है लाइफ की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज अ स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल? क्योंकि हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से या कोई भी आप एनिमल्स को देखिए तो उनका एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है। इसका मतलब दे आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। जो भी स्ट्रक्चर वो है उनके, उसके अंदर एक इसेंशियल फंक्शन है। लाइक हम दूसरे चीज़ें परफॉर्म करते हैं। हमारे अंदर जो सेल से ग्रुप ऑफ सेल से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक हमारा स्केलेटल सिस्टम हो गया या हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ये तो वो अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके इसका मतलब वो एक सेल हमारा एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वो हमें स्ट्रक्चर भी दे रहा है और वो हमारे अंदर हमें जिंदा करने के लिए कई इसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। इसीलिए दे आर ऑल्सो फंक्शनल। और जो सेल है वो अपने आप में कंप्लीट है, उसे और चीज़ की ज़रूरत नहीं है अपनी सेलुलर लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। सो दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ क्या एक सेल अपनी इसेंशियल लाइफ परफॉर्म करने के लिए सफिशिएंट है? क्या एक सेल इंडिपेंडेंट लाइफ परफॉर्म कर सकता है? उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकता है। ये आपके में क्वेश्चन आ सकता है राइट और रॉन्ग में। तो क्या सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है? सो द आंसर टू दिस इज यस। अब आप प्रूफ कहेंगे कि हम कैसे मान लें कि एक सेल भी सफिशिएंट है अपनी लाइफ की एक्टिविटी परफॉर्म करने में। सो द आंसर टू दिस इज यस एंड द एग्जाम्पल इज प्रोकैरियोट्स। जो हमारे प्रोकैरियोट्स है यानी बैक्टीरिया, उनके अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होती है, लेकिन तब भी वो सारे एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक एक्सक्रीशन, डिटॉक्सिफिकेशन, रिप्रोडक्शन। ये कोई भी ये फंक्शन जो है जो एक लिविंग सेल एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इसेंशियल है, वो एक सेल अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। सो दे हैव अ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बट एनीथिंग less than a complete cell, anything less than a complete cell, anything less than a
कुछ भी है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल, तो क्या वो लिविंग है? सो द आंसर टू दिस इज नो. सो द आंसर टू दिस इज नो. यानी एक सेल अकेला अपनी लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन कुछ भी सेल से अगर कम है तो वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता है. इसका मतलब सेल एक यूनिट है, एक सेल सफिशिएंट होना है, लेकिन एक सेल से कम कुछ भी हुआ तो वो अपनी सेलुलर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा. एक और वो ऑर्गेनिजम्स लिविंग नहीं बल्कि नॉन लिविंग की कैटेगरी में आ जाएगा. अब जब हमने सेल की कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लिया, नेक्स्ट हम आते हैं इसकी डिस्कवरी के बेसिस पे कि आखिर हमने ये तो जान लिया कि अच्छा लिविंग और नॉन लिविंग को अलग कैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से डिफरेंट है, क्योंकि हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल प्रेजेंट है. अब इसकी डिस्कवरी किसने करी सबसे पहले? तो अब हम बात करते हैं टॉपिक पे डिस्कवरी ऑफ सेल. सबसे पहले रॉबर्ट हुक. सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर 1665 सबसे पहले डेड सेल देखा था. क्या देखा था? सबसे पहले इन्होंने डेड सेल देखा था. और उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि ये जो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो डेड सेल देखा तो इन्होंने देखा ये ऐसे बेंजीन की तरह बने हुए थे. ये ऐसे ग्रुप में बेंजीन की तरह बने हुए थे. तो उन्होंने क्या देखा? ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं. कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं? हनी कॉम्ब लाइक, यानी मधुमक्खी के छत्ते के जैसा स्ट्रक्चर. इन्होंने जो देखा ऑब्जर्वेशन इनकी कैसी थी कि वो उन्होंने जब डेड सेल में सबसे पहले, और किसमें? कॉर्क. डेड सेल किसमें देखा था? कॉर्क में देखा था. सबसे पहले इन्होंने कॉर्क में ऑब्जर्व करा था डेड सेल को. सबसे पहले डेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. डेड सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर 1665 डेड सेल में, कॉर्क में सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व करा था. और इन्होंने जब देखा तो इन्होंने देखा क्योंकि ये डेड थे इसलिए इसके अंदर कोई कुछ भी नहीं प्रेजेंट था, ये खाली थे और छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स यानी रूम के जैसे बने हुए थे. तो इन्होंने इसको लिटिल एम्प्टी कंपार्टमेंट्स भी कहा. लिटिल एम्प्टी कंपार्टमेंट्स. सबसे पहले इन्होंने इसे कहा ये क्या है? एम्प्टी लिटिल कंपार्टमेंट्स है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं प्रेजेंट था इसीलिए एम्प्टी थे. जैसे जेल खाने होते हैं तो इसको हम लोग, जेल खानों को कैदियां होते हैं उनको जेल खानों में रखा जाता है तो उसको सेल बोलते हैं. तो इन्होंने कुछ ऐसे देखा कि वो एक दूसरे से जैसे जेल खाने अटैच होते हैं, एक सेल दूसरा सेल तीसरा सेल. तो उसके बेसिस पे रॉबर्ट हुक ने टर्म दिया, सबसे पहले टर्म दिया सेल्यूले. तो हमने यहाँ पे डिस्कवरी में क्या देखा? सबसे पहले सेल के डिस्कवरी ऑफ सेल क्या देखा? रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल्स यानी कॉर्क में सबसे पहले ऑब्जर्व करा, सेल को डिस्कवर किया. क्योंकि ये डेड थे इसके अंदर कुछ भी नहीं प्रेजेंट था, ये क्या थे? लिटिल कंपार्टमेंट्स. और इन्होंने इसका नाम दिया सेल्यूले. नेक्स्ट हम आते हैं डिस्कवरी में ही लिविंग सेल. सबसे पहले वो डेड सेल था और ये लिविंग है. तो लिविंग सेल में सबसे पहले किसने ऑब्जर्व करा था सेल को? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक इन द ईयर 1674. एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने 1674 में सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व करा. लिविंग सेल को ऑब्जर्व करा इन हिज सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप. और इन्होंने क्या ऑब्जर्व, और इन्होंने एक और सबसे पहले जिस सेल को इन्होंने ऑब्जर्व करा था वो था हमारा फ्री लिविंग
फ्री लिविंग स्पायरोगायरा, फ्री लिविंग स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा हमारा क्या है, एक ऑर्गेनिजम्स है और ये यूनिसेलुलर है, यानी एक ही सेल से बना हुआ है। जैसे हमने बोला था एक सेल अपनी लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, उसका भी एग्जांपल स्पायरोगायरा है। और ये कैसा, फ्री लिविंग है। तो सबसे पहले डेड सेल में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, उसके बाद लिविंग में सबसे पहले एंटनी वॉन लेeuwenhoek ने डिस्कवर किया इन द ईयर 1674 इन ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। सबसे पहले इन्होंने किस में ऑब्जर्व किया था, फ्री लिविंग स्पायरोगायरा में, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इन्होंने और भी कई सेल में अपनी ऑब्जर्वेशन देखी। ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पे भी कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं कि क्या इन्होंने एक ही सेल की ऑब्जर्व करी, अगर नहीं तो वो कौन कौन से सेल हैं, तो वो है हमारे आरबीसी। इन्होंने आरबीसीज के सेल भी ऑब्जर्व करे, स्पर्मेटोजोआ एंड प्रोटोजोआ। इन्होंने इनके भी ऑब्जर्वेशन करी, तो इन्होंने इसके अंदर भी सेल को ऑब्जर्व करा। और लेकिन सबसे पहले फ्री लिविंग स्पायरोगायरा में इन्होंने ऑब्जर्व किया था इन द ईयर 1674। अब जैसे हम लोग जब सेल की बात करते हैं, तो सेल को इन्होंने जब ऑब्जर्व करा तो इन्होंने देखा डेड सेल में के अंदर वो, क्योंकि वो डेड थे, इसके अंदर कुछ भी नहीं प्रेजेंट था। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे माइक्रोस्कोप और इवॉल्व हुए तो इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप पे देखा कि लिविंग में देखा, और जब इन्होंने लिविंग में देखा और इन्होंने बैक्टीरियाज को भी देखा था, और इसी बैक्टीरिया के बेसिस पे इन्होंने जो सेल को ऑब्जर्व करा उसका इन्होंने नाम रखा एनिमलक्यूल। एनिमलक्यूल्स क्यों रखा, कुछ ग्रुप ऑफ स्मॉल बैक्टीरियाज है जिन्हें हम लोग एनिमलक्यूल्स भी कहते हैं, जिसके बेसिस पे एंटनी वॉन लेeuwenhoek ने इसका नाम रखा एनिमलक्यूल। जब हम सेल को देखते हैं तो सेल को भी हम डिटेल इसके स्ट्रक्चर के बारे में फर्दर पढ़ेंगे। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है या अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सब वो तभी ऑब्जर्व कर पाए जैसे जैसे हमारे माइक्रोस्कोप और फर्दर इवॉल्व हुए, तो हम लोगों ने और बारीकियां देखी कि सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। फिलहाल एंटनी वॉन लेeuwenhoek ने केवल इतना ही ऑब्जर्व करा, लिविंग सेल को देखा 1674 में, और सबसे पहले फ्री लिविंग स्पायरोगायरा में देखा। और इन्होंने एक ही नहीं कई सेल देखे, आरबीसी, स्पर्मेटोजोआ, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया के बेसिस पे इन्होंने इसका नाम एनिमलक्यूल रखा। ये हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में बात करी। तो न्यूक्लियस को किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था, तो वो है हमारे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले किसे क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। आप इस पे कंफ्यूज नहीं होंगे, सबसे पहले सेल को डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट हुक थे और सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले रॉबर्ट ब्राउन है। तो अब यहाँ तक बात हो गई डिस्कवरी की। तब जब हम सेल को देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, अच्छा ये तो हमें पता चल गया कि एक लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्यों डिफरेंशिएट है, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल प्रेजेंट है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी तो कितनी डाइवर्सिफिकेशन है, कितने वैरायटी प्रेजेंट है। हम एनिमल्स डिफरेंट तरीके के हैं, प्लांट्स डिफरेंट तरीके के हैं, ह्यूमंस बीइंग डिफरेंट तरीके के हैं। तो आखिर ऐसा क्यों, और क्या उसके अंदर डिफरेंसेस प्रेजेंट है। तो इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए आई सेल थ्योरी। सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दी, दो साइंटिस्ट हैं, मैथ्यू शील्डन एंड थियोडोर श्वान। ये कौन थे, इन द ईयर 1838 में इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, और जो श्वान थे इन्होंने 1839
9 में सेल थ्योरी दी थी। यहाँ हाँ इन्होंने एक साल बाद इसकी दी थी, लेकिन हम एक साथ समझा दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक साथ ही सेल थ्योरी दी थी। इससे हम लोग डिफरेंस भी समझ जाएंगे इन दोनों के बीच का, और चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। इस वजह से हम फ्लो चार्ट के थ्रू डिफरेंस करके यहाँ पे समझेंगे बात को। तो सबसे पहले शिल्डन ने दिया था, ये क्या थे, ये थे जर्मन बॉटनिस्ट। आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन इससे भी पूछ सकते हैं कि कौन बॉटनिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें दी थी। तो ये मैथ्यू शिल्डन कौन थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने 1838 में सेल थ्योरी दी थी। और थियोडर श्वान कौन थे, हमारे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये कौन थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। याद करने की ट्रिक, जब हम इनको याद करते थे तो भूल जाते थे, तो हमने एक ट्रिक बनाई हुई थी इसे याद करने के लिए। ये देखिए श्वान यहाँ पे ए आया हुआ है और शिल्डन कहीं भी ए नहीं आया हुआ है। उससे हम लोग याद रख सकते हैं कि श्वान जूलॉजिस्ट थे और शिल्डन जो थे क्या थे, बॉटनिस्ट थे। इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया। अब देखते हैं कि सेल थ्योरी में शिल्डन ने, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट्स के बारे में क्या बताया, क्या थ्योरी दी। इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं। जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी ग्रुप ऑफ सेल से बने हुए हैं। और इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन दी, जो श्वान थे 1839 में, जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने ना कि केवल एनिमल्स के बारे में बताया, इन्होंने ये बताया कि जो एनिमल्स हैं इनकी जो सेल है उसके ऊपर केवल एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और क्या बताया, और इन्होंने प्लांट सेल को भी ऑब्जर्व करा, इन्होंने प्लांट सेल को भी ऑब्जर्व करा और इन्होंने देखा कि प्लांट्स के ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट है जो कि एनिमल्स में एब्सेंट है, और वो है सेल वॉल। वो है सेल वॉल जो कि एब्सेंट है, एनिमल के केस में। तो श्वान ने ये भी बताया कि प्लांट्स हैव अ यूनिक फीचर, प्लांट्स हैव अ यूनिक फीचर, प्लांट्स हैव अ यूनिक फीचर। और यूनिक फीचर का क्या था कि सेल के ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट थी, सेल वॉल की, जो कि केवल प्लांट में प्रेजेंट थी, एनिमल्स में एब्सेंट थी। तो सेल थ्योरी में हमने देखा कि शिल्डन एंड श्वान दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी फॉर्मुलेट करी, जिन्होंने सेल थ्योरी दी इन द ईयर 1838। शिल्डन ने, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने प्लांट के बारे में बताया। क्या ऑब्जर्वेशन दी, क्या थ्योरी दी कि जो प्लांट्स के सेल थे वो प्लांट्स किसके बना हुआ है, ग्रुप ऑफ सेल से बना हुआ है। और जो श्वान थे उन्होंने, जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने केवल एनिमल्स की स्टडी नहीं, प्लांट्स की भी स्टडी करी। और इन्होंने ये डिफरेंस बताया कि एनिमल्स पे केवल एक ही लेयर प्रेजेंट है, लेकिन जो प्लांट्स उसके पास एक यूनिक फीचर है, सेल वॉल, यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और आउटर लेयर प्रेजेंट है। लेकिन ये सेल थ्योरी फेल हो गई। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं बता पाई कि ये सेल आखिर आया कहाँ से है, फ्रॉम वेयर दिस सेल इज बीन ओरिजिनेटेड। तो सेल की ओरिजिन बताई हमारे साइंटिस्ट थे ने, जो है रुडोल्फ वर्चो इन द ईयर 1855 इन्होंने मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी। इन्होंने क्या दिया, मॉडिफाइड सेल थ्योरी। इन्होंने मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी। इसमें इन्होंने क्या बताया, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसमें इन्होंने क्या एक्सप्लेन करा, ऑल सेल, और इसका मतलब होता है ऑल सेल अराइज फ्रॉम
pre-existing cell. Pre-existing cell. All cell are the product of their own cell. इसका मतलब जो भी सेल है, हमारा जो नया सेल आया है वो हमारे पुराने सेल से ही बना हुआ है, उसी के डिवीजन से बना हुआ है सेल एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो रडॉल्फ वर्चर ने भी सेल थ्योरी, रडॉल्फ वर्चर ने मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी, और इस पे इन्होंने बताया कि जो हमारे नए सेल हैं वो पुराने ही सेल से आए हुए हैं। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सेप्शन। जहाँ बायोलॉजी है इसका मतलब वहाँ एक्सेप्शंस तो होंगे ही। नाउ कम्स टू एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसे हम कहते हैं एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी? ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, ये वही ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने पूरे दुनिया में उथल पुथल मचा कर रखी हुई है। दे आर नन अनदर देन वायरसेस। ये क्यों है एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी? वाई दे आर कॉल्ड एज एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी? क्योंकि एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जब वो किसी होस्ट पे, यानी जब वो डिपेंडेंट होते हैं फूड या शेल्टर के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे, तभी वो जिंदा रहते हैं। अगर वो किसी होस्ट पे नहीं होंगे, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे नहीं होंगे, तो वो एज अ नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेंगे। इसका मतलब अगर कोई वायरस है वो मेरे अंदर प्रेजेंट है, यानी मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ, अगर वो मेरे अंदर प्रेजेंट है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा। अदरवाइज अगर यहाँ बोर्ड पे या इसके पेन के ऊपर यहाँ कहीं प्रेजेंट है तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेगा। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। और इन्हें कनेक्टिंग लिंक, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड non-living organism. Connecting link between living and non-living organism. Connecting link between living and non-living organism. So the answer to this is viruses. तो इस यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी, और कई ऑप्शन दिए होंगे, ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए होंगे। सो द आंसर इज वायरस। And another question to be asked this connecting link between living and non-living organism। तो ये बॉर्डर पे है, ये लिविंग की तरह बिहेव भी करते हैं और नॉन लिविंग की तरह भी बिहेव करते हैं। नाउ आज जो कुछ भी हमने सीखा उससे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारी चीज़ें और क्लियर हो जाए, हम इन चीज़ों का एप्लीकेशन भी सीख सके कि कैसे क्वेश्चन आते हैं जो हम लोगों ने सीखा। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वाज फर्स्ट स्टडीड बाय। तो अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सबसे पहले यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को किसने स्टडी किया होगा? क्या वो रॉबर्ट? अब तो प्रिस्टले और पास्टर तो हट ही जाएंगे, अब आप कंफ्यूज होंगे रॉबर्ट हुक या लेवेनहुक ने। तो मैंने आपको सबसे पहले जब पढ़ाया था तब ये चीज़ आपको बताई थी कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा था, लेकिन जो हमारे एंटोनी वॉन लेवेनहुक थे उन्होंने लिविंग सेल को सबसे पहले देखा था, एंड दैट टू इन फ्री लिविंग स्पाइरोगायरा, जो कि एक यूनिसेलुलर था। वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ मेंशन करी थी। तो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? लेवेनहुक ने, नॉट रॉबर्ट हुक बट लेवेनहुक, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल में ऑब्जर्वेशन करी थी अपनी, जो कि एक प्लांट का सेल था,
और वो मल्टी सेलुलर होते हैं, और यूनिसेलुलर में सबसे पहले किसने ऑब्जर्व करा था? लेeuwenhoek ने। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट लाइकली मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ अ सेल ऑर्गेनेल। जब मैं आपको वहाँ पे पढ़ाया था तो मैंने आपको सेल के अंदर भी कई चीज़ें प्रेजेंट होती हैं लाइक न्यूक्लियस या ऑर्गेनेल्स, इसकी डिटेल स्टडी किस माइक्रोस्कोप के थ्रू पॉसिबल हो पाई थी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही जिस सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसका डिटेल स्टडी हम लोगों ने इस माइक्रोस्कोप के थ्रू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाई। जब मैं आपको डिस्कवरी एक्सप्लेन कर रही थी देन आई हैड ऑल डिस्कस्ड अबाउट दिस। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट, सेल थ्योरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाई। सबसे पहले सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट करी थी? सबसे पहले सेल थ्योरी दी थी किसने? शील्डन एंड शॉन थे। शील्डन कौन थे? बॉटनिस्ट थे। शॉन कौन थे? जूलॉजिस्ट। कैसे? क्योंकि जूलॉजिस्ट मैंने एनिमल्स की स्टडी करी होगी तो कैसे हम लोग याद रख सकते हैं? क्योंकि शॉन में ए प्रेजेंट है और शील्डन में नहीं, तो ये भी यहाँ से याद रख सकते हैं। सेल थ्योरी सबसे पहले दो साइंटिस्ट ने दी थी, शील्डन एंड श्वान। शील्डन कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट, और श्वान थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमनिस सेलुला ए सेलुला न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ये स्टेटमेंट किस साइंटिस्ट ने दी थी? ये दी थी रुडोल्फ वर्चो ने। नेक्स्ट, हु प्रपोज्ड अ मॉडिफिकेशन इन द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी तो सबसे पहले किसने दी थी? शील्डन एंड श्वान, लेकिन वो फेल हो गई थी, तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दी थी? रुडोल्फ वर्चो। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके आगे ओवरव्यू हम एक्सप्लेन करेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।